यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने आर्टिकल भाग 3 तक आर्टिकल का जो सेशन चल रहा था उसमें 4 वीडियो हो पाएगा, दो दूसरा आज है, दो और। चूंकि आर्टिकल में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको लगता है इसको कैसे छोड़ें, और वो इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि उसका संविधान में बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कोशिश यही किया गया है कि सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जिसको बहुत ज्यादा होता है ना कि विशेषण जब आप पढ़ते हैं कि उसमें से प्रविशेषण कौन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वैसे तो सभी का अपना महत्व है, कंडीशन जैसा आता है वैसा ही आर्टिकल उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन आपको करना यह होगा, जैसे बार बार बोलते हैं इस चीज को, कि अगर आप 22 भाग हैं तो 22 भाग को याद किए रहेंगे कि भाग 1 में 1 से 4 है, 2 में 5 से 11 है, 3 में 12 से 35 है, 4 में 36 से 51 है, 5 में 36 से 52 से 36 से खत्म करेंगे 151 तक आएंगे। तो ये चीजें आपको खत्म करनी होगी। 36 से 151 और फिर 6 में भाग 6 में राज्य है, 152 से 237 है। तो ये जो आर्टिकल हैं विभाजित हुए हैं, इससे आप कम से कम उस चीजों को पकड़ लेंगे। लेकिन एक चीज और है, जैसे भाग 5 अभी हम बोले हैं कि 36 से लेकर 151 तक है, इसमें आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इसमें 5 अध्याय भी हैं। कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका का है, संसद का है, न्यायपालिका का है, कैग का चर्चा है। तो उसमें भी अगर आप पार्ट तोड़ना जानते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम लोग भाग 3 तक कर चुके थे, 4 से आज है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी का चर्चा है, राज्य के नीति निदेशकता। तो इसमें एक चीज क्या होता है, बस थोड़ा सा जान लीजिए इसको, समय के जानना भी जरूरी है इसको। 36 से 51 में यह चर्चा किया गया है कि कोई भी राज्य, अपना कोई भी राज्य, 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित हैं, हर राज्यों को यह छूट दिया गया है कि तुम अपने यहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव ला सकते हो, बशर्ते तुम किसी मूल अधिकार या किसी व्यक्ति के संविधान का जो अधिकार मिला है या अपनी लिमिटेशन को, अगर सीधा बोला जाए, अपने लिमिटेशन को तुम चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब ये मत कर लीजिए कि नेपाल से खुद ही समझौता कर लिए, विदेशों से अपने आप ही कर लिए, या दूसरे राज्यों को दबा दिए, या दूसरे राज्यों से कोई चीजें उनकी संप्रभुता को छीन ले रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में कंडीशन हो रहा था भाषा को लेकर, जो कि ये संविधान के लिए तो चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन वो बाद में चीजें संभल गई। लेकिन ये चीजें जो होती हैं यह संघ का विषय है, संघ में यह सब होना चाहिए, नहीं केंद्र के पास यह सारी शक्ति होनी चाहिए, अर्थात संसद के पास यह सारी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे 4 में क्या जिक्र है, वही बात कि राज्यों को यह छूट दिया गया है कि आप अपने राज्य में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास ला सकते हैं। आप अपने लोगों के, गरीब लोगों के लिए विकास बनाना चाहते हैं, विकास की योजनाएं बनाना चाहते हैं, करिए, कोई रोक नहीं है। देखते हैं कोई राज्य अपने यहाँ शराबबंदी करता है, कोई नहीं बंद करता है, कोई अपने यहाँ कुछ विशेष योजनाओं पे काम करता है, कोई नहीं करता है। तो केंद्र अपना केवल सलाह दे सकती है, राय दे सकती है, और बजट का, अपना जो केंद्र का बजट होता है उसमें से हिस्सा दे सकती है। हिस्सा तो एक तरह से कहिए राजनीतिक हिस्सा होता है, जिस राज्य में जिस पार्टी होती है उस राज्य को फायदा तो होता ही है। तो देखिए 36 से 51 क्या है, ये 36 से 51 लिखे हैं, जो कि ये गलत है, 151 है। नहीं ठीक है, अरे ये भाग 5 थोड़ी ना है, 4 है, माइंड में चल रहा है 5, ये 4 है, 5 में है 52 से 151। ये चूंकि हम लोग का क्या है, भाग 4 है, माइंड में संघ चल रहा था। ठीक है, तो 36 में है आपका परिभाषा, 37 38 भी है, लेकिन 39 इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कई जगह महिलाएं काम करती हैं और पुरुष कार्य करते हैं, तो दोनों के वेतन में बदलाव हो जाता है। वो अलग चीज है कि आजकल तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में है, तो वैसे भी चूंकि महिलाओं को वरीयता क्यों दिया जाता है आजकल प्राइवेट जॉब में, इसलिए क्योंकि पुरुष जो हैं उनकी बातों को सुनने समझने को थोड़ा सा नाराजगी हो जाता है, या फिर थोड़ा रूड होते हैं। और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में चाहता है कि सामने वाला मेरी बात को समझे, सुने और उसमें शालीनता हो, तो महिलाएं इसमें वरीयता ज्यादा होती है। लेकिन वो तो अलग बात है। अगर आप किसी नजरिए की बात करें, तो अगर किसी लेबर को या किसी कार्य करने वाले को, मिस्त्री को लाते हैं, तो आप देखते हैं कि मेल को वेतन ज्यादा मिलता है
जबकि उसी कार्य के लिए फीमेल को कम मिलता है। वो इसलिए क्योंकि फिजिकली बनावट की वजह से उनको लगता है कि यह काम कम कर पाएंगी। लेकिन जहां मेमोरी की बात आती है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में इक्वल हैं। तो इसी के लिए इसको बेस बनाकर प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको समान वेतन की बात की गई है। और इसका जिक्र कहाँ है? 39। चूंकि ध्यान रहे भाग 4 है, इसमें मूल अधिकार की तरह ही नहीं कि आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट की, सर देखिए 39 में दिया तो है, ये केवल एक प्रस्ताव के रूप में है। मतलब आप राज्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये इसको मतलब ये बहुत अच्छी सोच है। 39 में इसका जिक्र है। फिलहाल अभी इतने पे इसको रखिए। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत का गठन। देखें भाग 9 में भी है पंचायत, और 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना। इसी को बेस बनाकर भाग 9 में जब बाद में चीजें कंप्लीट हुई तो रखा गया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में वो लागू हुआ। लेकिन 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्राम पंचायत की स्थापना कहाँ है, तो भाग 9 में ना चले जाइए, सीधे 40 को चुन लीजिएगा। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में, कंडीशनल है ये। 42 में है काम को न्याय संगत और मानवोचित, मतलब मनुष्य के दशाओं पर निर्भर सहायता का उपबंध। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। ये तो चर्चा का विषय है, कोई एक वीडियो ही उस पर बनाना होगा। 45 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, बहुत जरूरी है। लेकिन ये अगर आप अभी भी देखें, संविधान तो बहुत अच्छी चीजें कहा भी है, इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, लागू भी होना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं मान पाते, और ना ही समाज में बहुत सी चीजें आपको विसंगतियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाते, चीजों को समझ नहीं पाते, बाद में वही समाज के हिस्सा होते हैं और समाज में वो सारी चीजें आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। इसलिए शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सरकार को भी इस पर सबसे आगे आना चाहिए। फैमिली को इतना प्रेशर कर देना चाहिए और अब खुद आना चाहिए बजट के रूप में। फैमिली तो चाहती ही है पढ़ाना, लेकिन पैसा जब नहीं होता है तो वही बच्चे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। 46 है SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए, आर्टिकल 46 में है। ध्यान रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, ये हर राज्यों से केवल एक अनुरोध रूप में कहा गया है, ये नहीं कि फिक्स है, ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये भाग 40 है जो 36 से 51 है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप क्या करते हैं। अपना राजनीतिक और सामाजिक विकास करना है तो करिए। 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण, बहुत जरूरी है। अभी कहा गया है उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए कि 35 करोड़ पौधे हर साल 30 करोड़ 35 करोड़ लग तो रहे हैं, लेकिन अगर उसको संरक्षित किया जाए, केवल पौधों को ही नहीं, हर एक चीज देखते हैं, घर घर मोटर लगा हुआ है, उसका पानी ऐसे ही गिरता रहता है। नदियों के किनारे लोग जाते हैं, कुछ भी कचरा डालते रहते हैं, मिस यूज करते रहते हैं हर तरह से पानी का। और उसके बाद केवल सोशल मीडिया पर या एक दूसरे से बातों में ही एक दूसरे को बस कहेंगे हाँ पर्यावरण तो पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि आप भी उस छोटे से कम डेली 2-3 बाल्टी भी तो पानी बचा ही सकते हैं। सुनने में कई लोग को हंसी भी आएगा, समझ में नहीं आएगा, एक समय आएगा कि वो समझ में आएगा। तो पानी को मिसयूज करना केवल केंद्र और राज्य सरकार या विश्व का काम नहीं है, हर एक व्यक्ति को इसमें आगे आना होगा, और अपने हिस्से का पानी तो आप बचा सकते ही हैं। हर आदमी अगर ये भी सोचे तो बहुत काम आसान हो सकता है। केवल पानी ही नहीं, नदियों को सुरक्षित रखना, कम दूरी जाना है तो गाड़ी ना ले जाना, प्रदूषण के लिए, ट्रैफिक भी उसी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेचारा फंसा रह जाता है। और कुछ लोग शौक में निकलते हैं गाड़ी से, और उसके बाद गाड़ी से ही कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे जिम करने। सोच लीजिए, अजीब हंसी आता है कि गाड़ी से कुछ ही दूरी पे जाएंगे जिम करने और वहां पे दौड़ लगाएंगे। उससे बढ़िया है कि आप कम से कम छोटी छोटी यात्राओं को क्या करिए, पैदल जाइए, साइकिल का इस्तेमाल करिए, तो जाकर हर आदमी इसमें अपना रोल निभाएगा। और टोटल छोड़ देगा कि सरकार करे तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी सरकार के लिए। नहीं तो ये मामला केवल भारत का नहीं है, पर्यावरण के विश्व का मामला है। देखें SDG आप पढ़े हैं पर्यावरण को लेकर कितनी उस पे हैं, तो देखिए आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, पृथक्करण माने अलग होना। देखते हैं हम लोग के देश में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, संविधान के मूल 3 पैर हैं। टेम्पू समझ लीजिए, मतलब टेम्पू कहना तो गलत होगा, लेकिन ये 3 पैर हैं। अगर में असल में देखा जाए
तो हर एक चीज, चाहे राजनीतिक रूप से कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो न्यायपालिका ही देश को एक तरह से कहा जाए इनडायरेक्ट रूप से तो पूरी तरह से चला रही है। कोई भी कोर्ट का मामला बिना काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप कोई भी भर्ती देखिए कोर्ट में है, कोई भी सरकार का नया अगर कोई मतलब कोई कार्य आता है तो कोर्ट में है, या कोई भी व्यक्ति का अपना पर्सनल भी चीज है, झगड़े हैं तो भी कोर्ट में है। और कोर्ट में क्या प्रॉब्लम है कि वहां भी जज कम है, केस बहुत ज्यादा है, अगर और जजों की संख्या बहुत कम है। ये वही हाल है जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल की संख्या भी कम है। इसीलिए भारत को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये स्वर्ग है, केस मिलता रहता है कैसे कैसे भी वकीलों का। और कैसे कैसे का मतलब है उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन पब्लिक को क्या, पब्लिक की इसमें भागीदारी तभी है। अब छोटे छोटे मामलों पर भी सरकार क्या करती है कि इस पर करना यह चाहिए कि जजों की संख्या वृद्धि करनी चाहिए, डॉक्टरों की संख्या वृद्धि करनी चाहिए, और कोशिश यह करनी चाहिए कि केस को जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन लें। इसीलिए इससे भी अपराधी को वो लगता है कि अरे कोर्ट में जाएगा देख लिया जाएगा, इतना लंबा जाएगा कि सामने वाला ऐसे ही हरास हो जाएगा, बेचारा गरीब हो नॉर्मल आदमी हो तो ऐसे ही उसका जीवन खत्म हो जाएगा। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इंटरनेशनल। 51 कौन है मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हैं, पता होगा, एक वीडियो इस पर पूरा बनाई है। मतलब झंडे की रक्षा करना, ये मतलब कर्तव्य आप पर छोड़ दिया गया है कि जो भी कल्चरल चीजें हैं उसकी हिफाजत करना। जैसे कहा जाता है ना कि आप संस्कार जैसे दिया जाता है कि तुम यह चीज करो, अब उसका मतलब यह नहीं कि तुम अपमान करोगे तो तुमको जेल भेज देंगे, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन आप पर यह उम्मीद किया गया है कि आप इस देश के नागरिक हैं तो अपनी संस्कृति का, अपने झंडे का, अपने राष्ट्रगान का, अपनी चीजों का हिफाजत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए इसका नाम है मूल कर्तव्य। चलिए ठीक है, मूल कर्तव्य के अलावा रूस से लिया गया है ये। वैसे भाग 5 जिसकी चर्चा हो रही थी 52 से लेकर कहां तक है 151 तक, चूंकि वो 51 में खत्म हो गया है, 51 में खत्म, तो जहां से खत्म होता है उसके अगले से स्टार्ट होता है, तो 52 से 151। इसमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका माने जो कार्य करे, कौन कार्य करता है, कार्य घर में कौन करता है, जिसके हाथ में शासन होता है। तो केंद्र में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये लोग कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो कार्य तो असल में कहा जाए तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन भारत का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति का चयन किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबरों द्वारा, मतलब इनडायरेक्ट रूप से होता है। 52 में है भारत के राष्ट्रपति का चर्चा, 52 से 62 इन्हीं का है। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए 52 में था राष्ट्रपति की चर्चा, 53 में है कार्यपालिका शक्ति। क्रम बनाएंगे तभी याद होगा। राष्ट्रपति हो गए, अब उनकी शक्ति इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद उनका निर्वाचन होगा, फिर उनके बाद उनकी पॉलिसी निर्वाचन की रीति बनेगी, फिर उनकी पदावधि होगी, माने 5 साल के हैं या जो भी है उनका जिक्र, कार्यकाल उसका जिक्र होगा, फिर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होगा। बाई सिस्टम है, अगर आर्टिकल पे ध्यान दे तो पकड़ में ऐसे ही आ जाएगा। 58 में योग्यता की बात की गई है। 59 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा पूछा जाता है वैसे तो, 60 भी है। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी, मतलब 35 साल के हैं आप, ये सारी चीजें हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 में है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में है राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति, माने अचानक अगर खाली हो तो उसके कारण, मतलब कौन को पद को देखेगा, वैसे तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। और वहां से देखिए जस्ट 63 से उपराष्ट्रपति का चर्चा शुरू भी हो गया है। 64 में है उनका भी सेम कंडीशन, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 65 में राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति के बाद अगर कोई देखा जाए उनके कार्य को देखने वाला तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, कि पद की आकस्मिक रिक्ति हो, जिसकी चर्चा 65 में की गई है। 66 में है उनका भी निर्वाचन, वहां 58 में था, यहाँ 66 में है। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 72, चूंकि बीच में भी चीजें हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी, इसीलिए चूंकि वीडियो 395 और वो टोटल बनाया जाए तो पूरा लंबा सेशन हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। बाद में इसको तोड़ करके अलग वीडियो में ले आया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रखा गया है। 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रिपरिषद की बात की गई है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 एक में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, वो अलग बात है, जनता चुनती है। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ये पूछा जाता है।
भले ही छोटा क्वेश्चन है। और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा होगा, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह देंगे और राष्ट्रपति उसके बाद उनको भी नियुक्ति करेंगे। 76 है महान्यायवादी की चर्चा। 79 में है संसद के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी का। 79 में पहले क्या है, संसद के गठन, और चूंकि उच्च सदन है आपका राज्यसभा, तो 80 में है राज्यसभा, 81 में हो जाएगा लोकसभा। वैसे लोकप्रिय सदन कहा जाए तो लोकसभा है, उच्च सदन है तो राज्यसभा है। 81 में है लोकसभा की संरचना। 83 में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जानते हैं भंग नहीं होता है, 2/3 सदस्य उसके मेंबर मतलब हो जाते हैं। और 84 है अस्थायी सदन, इसीलिए बोलते हैं उसको। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। संसद के कितने अंग, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब 3 कार्यक्रमों से होने के बाद ही कोई विधेयक कंप्लीट कानून के रूप में सामने आता है। संसद अपने आप में एक लेसन है, एक चैप्टर है पूरा। 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटित करने की बात हुई है। 101 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। जैसे दोनों तरफ से अगर मान लीजिए कोई केस में केस कंडीशन का मतलब टाई हो गया है, 50 इधर भी रेशियो में और 50 इधर भी, तो एक निर्णायक मत अपना लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी जैसे प्रविशेषण है समझिएगा, धन विधेयक की परिभाषा। 110 में क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति। और 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो साल भर का होता है ब्यौरा। ब्यौरा का मतलब शराबी वाला ब्यौरा नहीं। 117 है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश। 123, और यही अगर 213 हो जाता, मान लीजिए इसी को हम 213 बना दें, तो ये राज्यपाल द्वारा हो जाएगा। ये राष्ट्रपति द्वारा है और 213 में राज्यपाल द्वारा। वहां राज्यपाल की शक्ति, बाकी सारा चीज उसमें भी अध्यादेश है, चूंकि वो राज्य के संदर्भ में है, भाग 6 में आता है और ये भाग 5 में है, इसलिए ये राष्ट्रपति और संसद वाले में आता है। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 से आपका सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो गया। उच्चतम कहिए या सर्वोच्च कहिए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कहा जाता है, ये उच्चतम है। तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कहां की गई है, 124 में। 129 में क्या है, बाकी में भी है, 25, 26, 27, 28 में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 129, वो भी है बीच का। उच्चतम न्यायालय का, ये उच्चतम बार बार लिखे हैं, देखिएगा यहाँ पे है, इसको ये मत सोचिएगा ये हाई कोर्ट है, ये सब सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होना। 137 में है उच्चतम न्यायालय की, ये बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति, रिव्यू की बात हो रही है। 143 में है उच्चतम न्यायालय की से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राय ले सकते हैं, माने या ना माने उन पर निर्भर है, राय ले सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना किसी से राय लेना। 148 में है कैग की बात की गई है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जिसको बोलते हैं, सर्वे जो लोग करते हैं, ऑडिट करते हैं, ये कैग की बात हो रही है। 148 ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा जाता है। और 149 में है नियंत्रक महालेखा, इन्हीं की कर्तव्य और शक्तियों का जिक्र किया गया है। तो ये अभी हम लोग कहां तक पढ़े, भाग 5 तक। अब हम लोग को भाग 6 से लेकर इकट्ठे भाग 6 से लेकर कि भाग 14 जहां सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वहां तक एक ले आया जाएगा। और भाग 6 में आपको पता ही है राज्य है, ये क्या चल रहा था हम लोग का, ये संघ था। तो राज्य में कहां से कहां तक है, 152 से लेकर 237 तक, चूंकि ये भी बड़ा है। और इसमें भाग 5 में 5 अध्याय हैं, भाग 6 में 6 अध्याय है। आर्टिकल और संविधान संशोधन, ये दोनों समझिए संविधान के मेन हैं। और उसके बाद अगर कोई तीसरा है तो संविधान बनने से पहले की प्रक्रिया, कि कौन कौन की समिति का कौन अध्यक्ष रहा है, कौन क्या रहा है, या 1773 का एक्ट क्या था, या 1935 का एक्ट क्या था, संविधान बनने से पहले की रूपरेखा, उसमें क्या क्या कंडीशन बाय कंडीशन चेंजिंग आई है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक सेक्टर है, कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति या छोटे से डाटा, लेकिन ये अगर याद रहा और प्रियम्बल याद रहा तो आप आधा काम आसान हो जाता है संविधान के लिए। चलिए ठीक है।